हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। हमारे हिंदी के नंबर 1 चैनल शुभम क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम सुनील चौधरी है। कल की हम लोग पहली क्लास डिस्कस कर चुके हैं और आज हमारा जो दूसरा क्लास है वो पार्ट 2 है। कल हम लोगों ने सॉलिड स्टेट स्टार्ट किया था, ये केमिस्ट्री का फर्स्ट लेक्चर है। बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि कल की जो पहली टॉपिक हमारा था पार्ट 1 में हम लोगों ने क्या डिस्कस किया, आइए देखते हैं। सबसे पहले डिस्कस किया था परिचय। किसका परिचय? ठोस अवस्था। तो माना पाया कि जो ठोस अवस्था होती है उसका आकार और आयतन निश्चित होता है। जो ठोस अवस्था होती है वो बहुत ज्यादा कठोर होता है, संपीड़ित नहीं हो सकता है। ये बातें बहुत पुरानी है, हमारे बच्चे बहुत ज्यादा स्मार्ट हैं, इस चीज को बहुत तेज समझते हैं। अब हम क्या करेंगे, कुछ और आगे बढ़ेंगे तो हमने पाया ठोसों के गुणधर्म। तो ठोसों के गुणधर्म देखा कि ठोस के कण बहुत पास पास होते हैं। पास पास होने का मतलब उनके बीच जो अंतराणविक बल होता है वो काफी ज्यादा होता है, और जब बल अधिक होता है तो जो रिक्त स्थान होती है वो कम हो जाता है। इसलिए आपको लिखवाया था कि जो बल है वो अधिक है और जो रिक्त स्थान है वो नगण्य हो गया। उसके बाद हमने पाया कि ठोसों के प्रकार, ठोसों के 4 प्रकार बताए थे। जनरली ठोसों के 2 प्रकार थे, उन 2 के पहले में 4 थे। जैसे हम लोगों ने कल डिस्कस कर चुके हैं आयनिक ठोस और धात्विक ठोस, और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले अपने आणविक ठोस से। आपको याद होगा जब ठोसों के प्रकार की बात किए थे तो ठोसों को 2 भागों में बांटे थे। सबसे पहला जो आधार आपको बनाए थे, आपको याद होगा, उसके 4 भाग थे। उस 4 भाग में सबसे पहला था आयनिक ठोस, लाइक NaCl, KCl, और फिर हम बात कर रहे हैं धात्विक ठोस की, जस्ट लाइक आयरन। और आज हम लोग तीसरी बात करने वाले आणविक ठोस की। जैसा कि रात में हमारे बहुत सारे बच्चों ने कमेंट्स किया था, जो भी डाउट्स हुए हमने उम्मीद किया कि हमारे बच्चों के डाउट्स बिल्कुल क्लियर हो जाए। बहुत सारे बिल्कुल ऐसे बच्चे थे जो कह रहे थे कि सर हमें केमिस्ट्री बिल्कुल नहीं आती। तो बिल्कुल मत घबराइए, आप बिल्कुल सही जगह आए हैं। ये चैनल बिल्कुल आप ही के लिए बना है बच्चा, ठीक है। बस मन लगा के रोज वीडियो 2 से 3 बार देखिए और अपने दोस्तों को लाइक और सब्सक्राइब करवाइए और कहिए कि अनअकैडमी में शुभम क्लासेस से न्यू क्लासेस स्टार्ट हुई है, जिसके टीचर हैं सुनील चौधरी, जो संकल्प ट्यूटोरियल्स में पिछले 10 सालों से पढ़ा रहे हैं। बेटा आप बिल्कुल मत घबराइए, हम गारंटी के साथ कह रहे हैं कि अगर आप YouTube चैनल से जुड़े रहेंगे, शुभम क्लासेस से जुड़े रहेंगे, तो आप बेटा 100% 90+ स्कोर मार्क पाएंगे, ये हमारी गारंटी है। ओके, तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास की जो फर्स्ट टॉपिक है हमारी आणविक ठोस, और आणविक ठोस जो है वो ठोसों के प्रकार का तीसरा टॉपिक है। तो चलिए बेटा देखिए, जैसा कि हम आपसे बार बार कहते हैं कि सिर्फ वीडियो वॉच आउट करने से आपके दिमाग में नहीं बैठेगा। तो बेटा अगर शुरू से नोट्स बनाते चलेंगे तो हम डैम श्योर बता रहे हैं कि मेरे बच्चे बहुत अच्छा कर पाएंगे। इसीलिए कह रहे बेटा जल्दी से कॉपी निकाल लीजिए। आप क्या करिएगा, अगर आपके पास कोई भी डाउट्स होगा तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। कल जितने भी बच्चों ने कमेंट्स लिखे थे हमने सबके सारे जितने भी प्रॉब्लम्स थे सब दूर किया, और कुछ बच्चे बहुत ही अच्छे रिस्पॉन्स दिए। और हम कह रहे बेटा आपको केमिस्ट्री हम सिखा के छोड़ेंगे, बिल्कुल घबराइए नहीं। आइए हम बात करते हैं आणविक ठोस की। आणविक ठोस की बात करें तो इनमें दुर्बल, वान डेर वाल, आपको याद होगा कि ये बंध का नाम है दुर्बल वान डेर वाल्स। अगर दिमाग में आए, ये 2015 का क्वेश्चन है कि आणविक ठोस किन बंधों द्वारा जुड़े रहते हैं, तो याद रखिएगा या तो दुर्बल वान डेर वाल बंध और या हाइड्रोजन बंध। इनमें दुर्बल वान डेर वाल या हाइड्रोजन बंध पाए जाते हैं। क्या होते भाई? हाइड्रोजन बंध पाए जाते हैं। जो लोग आज YouTube से जुड़ रहे हैं बेटा याद करिएगा, आप फर्स्ट क्लास वॉच आउट कर लीजिएगा, वो पार्ट 1 था। आज से हम लोग पार्ट 2 स्टार्ट कर रहे हैं, मतलब ये हमारी सेकंड लेक्चर है, ये लेक्चर नंबर 2 है। तो बिल्कुल मत घबराइए, आप क्या करिए आज की क्लास देख लीजिए, नोट्स बना लीजिए, 2 पन्ने छोड़ दीजिएगा फर्स्ट लेक्चर के लिए, और फिर कंप्लीट करके कॉपी को बेटा बिल्कुल अच्छे से रीड करिएगा। और हम कंफर्म बता रहे हैं कि हमारे सभी बच्चे अगर हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो केमिस्ट्री में उनको कोई भी प्रॉब्लम हम नहीं होने देंगे।
ओके, चलिए तो क्वेश्चन बनता है 2016 का कि आणविक ठोसों में कौन सा बंध पाया जाता है। तो कौन सा बंध? या तो दुर्बल वॉन डेर वाल्स बंध और या तो हाइड्रोजन बंध आता है। तो बेटा आपके पास हाइलाइटर होगा या पेन होगा तो उसके नीचे अंडरलाइन कर लीजिए, क्योंकि आपको पता है कि दिसंबर में हम लोग का एग्जाम होने वाला है, मार्च में हम लोग का एग्जाम होने वाला है, 2 एग्जाम होंगे, एमसीक्यू होंगे, तो कॉन्सेप्ट आपको याद होना चाहिए। और आपको बता दें पिछले 3 सालों में शुभम क्लासेस से 95 प्लस स्कोर मार्क बच्चे गेन कर चुके हैं, और ये हम गारंटी के साथ करें आप भी उन्हीं बच्चों में से एक है। ठीक है, तो बिल्कुल मत घबराइए, आप लिखते चलिए, याद करते चलिए, लाइन चेंज करिए, लिखिए ये 3 प्रकार के होते हैं। जैसा कि कल हम क्लास में बताए थे फंडा में कि आणविक ठोस को 3 भागों में बांट दिया। अगर हम बात करें वो 3 प्रकार कौन कौन से हैं, तो आपको याद कराया था, जैसे अध्रुवी ठोस, दूसरा ध्रुवी ठोस, तीसरा हाइड्रोजन बंधित ठोस, सर ये बात तो समझ में आ गई कि आणविक ठोस में 2 बंध पाए जाते हैं। एक बंध सर आपने बता दिया दुर्बल वॉन डेर वाल्स या तो हाइड्रोजन बंध। सर आपने बता दिया ये 3 प्रकार के होते हैं, एक ध्रुवी ठोस होता है, एक अध्रुवी ठोस होता है और एक हाइड्रोजन बंधित ठोस होता है। सर हम इसको जानेंगे कैसे, इनको पहचानेंगे कैसे? क्योंकि सबसे बड़ी समस्या होती है हम लोग को आता तो सब है, लेकिन उस चीज को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि कैसे हम उसको एक्सप्लेन करेंगे। तो बेटा बिल्कुल मत घबराइए, अभी क्या करेंगे हम छोटा सा एक अंतर लिखवा रहे हैं और गारंटी के साथ कह रहे हैं हमारे सभी बच्चे इसको आसानी समझ जाएंगे। ये देखिए, ये कल की क्लास में हम लोग पढ़े थे, जिन बच्चों का पिछला लेक्चर छूट गया है वो पार्ट 1 करके देख लीजिएगा, कंफर्म बता रहे आपको, एकदम क्लियर हो जाएगा। हम बेटा इसको यहां से इरेज करते हैं। दोस्तों अगर आप 2022 की बोर्ड परीक्षा में पेपर दोगे और अगर आप यूपी बोर्ड के स्टूडेंट हो तो आप सभी के लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है। अनअकैडमी जो इंडिया का सबसे नंबर 1 लर्निंग प्लेटफॉर्म है पूरे इंडिया का, अब यूपी बोर्ड स्टूडेंट की तैयारी कराने आ चुका है। अब अनअकैडमी पर आप क्लास 9 से 12 तक की यूपी बोर्ड के सभी सब्जेक्ट की तैयारी कर सकते हो। जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं मैं उनको बता दूं, अभी आप अनअकैडमी पर उत्तर प्रदेश बोर्ड के लिए फ्री क्लासेस चलाई जा रही हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर आप बिल्कुल फ्री में टेस्ट भी दे सकते हो, जिससे आप पता कर सकते हो कितने चैप्टर्स आपके तैयार हो चुके हैं। और ये हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम स्टूडेंट के लिए आ चुका है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर आपके लिए स्पेशल बैच भी बनाया गया है, जिससे आप घर बैठे इंडिया के टॉप एजुकेटर द्वारा अपने सभी विषयों की तैयारी कर सकते हैं। तो जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं, आप अगर वहां पर कोई भी बैच ज्वाइन करते हो तो वहां पर शुभम UP10 ये कोड यूज करोगे तो आपके पूरे फीस से 10% डिस्काउंट आपको तुरंत मिल जाएगा। तो जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं आज ही अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करो, वहां पर उत्तर प्रदेश बोर्ड के सभी विषयों की तैयारी आप शुरू करो। ठीक है, ये आप कर चुके हैं, ये कल की क्लास में हम लोग पढ़े थे, आज हम लोग का पार्ट 2 मतलब लेक्चर 2 है। आज से हम लोग स्टार्ट किए आणविक ठोस, ये 3 प्रकार के होते हैं। मेरे पास नीचे स्पेस नहीं तो हम ऊपर चलते हैं, देखिए कौन कौन से हैं। एक छोटा सा अंतर का टेबल बना लेते हैं, आप भी अपनी कॉपी निकाल लीजिए, उसमें एक छोटा सा लिख लीजिए अंतर। सबसे पहले क्या लिखिएगा, अध्रुवीय ठोस। दूसरे की बात करें तो ध्रुवीय ठोस, और तीसरे की बात करें तो हाइड्रोजन बंधित ठोस। ठीक है, हमसे पूछा गया ना आणविक ठोस कितने प्रकार के हैं, तो आणविक ठोसों में ये बंद होता है, ये 3 प्रकार के हैं। बेटा हम इसको इरेज कर लेते हैं क्योंकि हमें स्पेस चाहिए। आप भी एकदम साफ साफ लिखेंगे, क्योंकि जितना साफ साफ आप लिखेंगे वो आपके दिमाग में बैठता चला जाएगा और हम लोग बहुत अच्छा कर पाएंगे। ओके, क्या यहां तक क्लियर है सबको? अगर कोई डाउट्स होगा तो प्लीज बताइएगा। ठीक, अगर आपको लग रहा है कि थोड़ा सा डस्ट ज्यादा है तो हम क्या करते हैं उसको और थोड़ा साफ कर लेते हैं,
क्योंकि चीजें क्लियर होंगी तो आप बहुत अच्छे से समझेंगे और आपके दिमाग में बेटा गारंटी बता रहे बहुत अच्छे से आएगा। और बिल्कुल मत घबराइए, 2-3 दिन बाद स्मार्ट बोर्ड आ जाएंगे तो फिर बार बार ये मिटाने वाला जो चक्कर है वो खत्म हो जाएगा। ऐसे कॉलम बना लीजिए। सबसे पहले हम लोगों ने रखा है ध्रुवीय ठोस, दूसरे नंबर पे हम लोग रखे हैं पहला अध्रुवी, दूसरा ध्रुवी, तीसरा हाइड्रोजन बंध। ओके, और यहां हम लोग एक छोटा सा कॉलम बना ले रहे गुणधर्म, यहां क्रम संख्या। तो क्रम संख्या 1 से स्टार्ट करेंगे। गुणधर्म की बात करेंगे तो सबसे पहला गुणधर्म है गलनांक, मेल्टिंग पॉइंट, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो अध्रुवी की बात करेंगे तो लिखिए इनके गलनांक निम्न होते हैं। बेटा निम्न का मतलब होता है कम। जैसा कि कल का वीडियो अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो आपको याद आएगा कि अगर हम जब भी ठोस की बात करेंगे तो इनके गलनांक क्वथनांक उच्च होते हैं। तो ये उनकी सबसे बड़ी पहचान है अध्रुवी ठोस की, कि ये पहचान जाएंगे कि इनके गलनांक क्वथनांक क्या है, निम्न होते हैं। बात करें ध्रुवी की तो इनके भी निम्न होते हैं, इनके भी निम्न गलनांक होते हैं। अगर हम बात करें हाइड्रोजन बंध की तो जैसा कि हाइड्रोजन बंध आप जानते हैं कमजोर बंध है, तो ये भी क्या होगा, इनका भी गलनांक निम्न होता है, निम्न होता है। बताइए फर्स्ट लाइन में किसी कोई प्रॉब्लम है तो बताओ, आप अपने कमेंट बॉक्स में जरूर भेजिएगा और हम गारंटी के साथ करें जब भी अगर हम खाली होंगे तो बेटा आपको रिप्लाई हम जरूर करेंगे। ठीक है, दूसरा अगर हम दूसरे की बात करें तो बल या बंध। तो अगर अध्रुवी ठोस की जो पहचान है कि इनमें लंदन बल, नाम सुना होगा आपने, ये वो फॉरेन वाला लंदन नहीं है कि लंदन पहुंच गए, ऑस्ट्रेलिया पहुंच गए, ये बल का नाम है। 2012 में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि अध्रुवी ठोसों में किस प्रकार का बल पाया जाता है, 4-5 बल के नाम लिख दिए। तो ये आपको याद होना चाहिए कि इसमें मुख्यतः लंदन बल उपस्थित होता है, इनमें लंदन बल उपस्थित होता है। ये हम शहर का नाम नहीं लिख रहे हैं, ये बल है, ये 2012 का क्वेश्चन है बच्चा। अगर हम बात करें ध्रुवी ठोस की तो याद रखिएगा इनमें द्विध्रुव बंध होता है। अभी बिल्कुल मत घबराइए, आगे समझाएंगे आखिर ये कौन कौन से बंध है, क्या है। और जैसा कि नाम में ही है तो काम भी वही है, क्या, इनमें हाइड्रोजन बंध है, उपस्थित होता है, हाइड्रोजन बंध उपस्थित होता है। ओके, यहां तक कोई डाउट्स? ये हो गया हमारा सेकंड पॉइंट, इसको हम ऐसे रोटेट कर लेते हैं। अगर हम बात करें थर्ड पॉइंट की तो देखिए थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है भाई, समझिए थर्ड पॉइंट को। थर्ड पॉइंट की बात करेंगे तो आघूर्ण, ठीक है, नाम सुना होगा आप लोगों ने, ये 11th का टॉपिक है, आघूर्ण वर्ड आता था। ठीक है, तो याद रखिएगा कि इनका आघूर्ण 0, आघूर्ण 0 होता है। और अगर हम बात करें इधर तो इनका आघूर्ण नॉट इक्वल टू 0। बेटा इसको नॉट इक्वल टू पढ़ते हैं, याद रखिएगा, जब बराबर लिखकर ऐसे काट देंगे तो साइंस की लैंग्वेज में उसे नॉट इक्वल टू के नाम से जानते हैं कि नॉट इक्वल टू 0 होता है।
और इसमें तो उसका कोई सवाल ही नहीं, तो याद रखिएगा इनमें मुख्यतः F ऑब्जर्व करिए O और N होता है। बहुत ध्यान से, बहुत अच्छे से, बहुत स्लोली पढ़िए और हम गारंटी के साथ कह रहे मेरे बच्चों को आज की क्लास भी कल के क्लास से अच्छी लगेगी और ऐसे ही रोज अगर पढ़ते रहेंगे तो गारंटी के साथ करें कि रोज आप क्या करेंगे, अच्छे से अच्छा कर पाएंगे। ओके, चौथा और लास्ट एग्जाम्पल रहता है हमारा, क्योंकि हम लोग के एग्जाम में क्वेश्चन यही बनेगा एमसीक्यू। एमसीक्यू में लिखने नहीं आएगा, एमसीक्यू में देखना है और टिक मारना है। और जो आप लोग की पुरानी आदत है जय बजरंगबली, जय भोलेनाथ, तो ये जो आंख बंद करके ये अक्कड़ बक्कड़ बम्बो, तो ऐसा नहीं चलेगा। गारंटी चाहिए 30 में से 30 क्वेश्चन सही होने चाहिए। तो वो कैसे सही होगा? याद करने से और कॉन्सेप्ट से। और कैसे सही होगा? सुबह क्लासेस में रहकर रोज स्टडी करने से। एक बार ना आए, 2 बार, 3 बार, 4 बार वीडियो को देखिए और गारंटी करें आपको वीडियो आपके दिमाग में बैठ जाएगी। ओके, तो चलिए उदाहरण की बात करते हैं। हम क्या करें कि 2015 से लेकर 2020 के बीच में जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं वो सब ले रहे हैं। ठीक है, अगर हम बात करें अध्रुवीय आघूर्ण की तो इसमें बेटा मुख्यतः आता है N2, O2, I2। कुछ याद आ रहा है? N नाइट्रोजन, O ऑक्सीजन, I आयोडीन, ओके, AR आर्गन। कोशिश करो 50 तक तो याद ही कर लो, ठीक है ना। उसके बाद हीलियम, नियॉन, समझ में आ रहा है? हीलियम, नियॉन। देखो बेटा ये जो फॉर्मूला है P4 वो फास्फोरस का होता है। फास्फोरस अगर तुम लोग जानो तो फास्फोरस कई प्रकार के होते हैं, लाल फास्फोरस, सफेद फास्फोरस। क्या ये बात समझ में आ रही है? तो आप याद रखिएगा ये जो P4 है ये फॉर्मूला होता है फास्फोरस का। तो सफेद फास्फोरस ये सल्फर S8 से डिनोट करते हैं, इसीलिए इसको टेट्रा और इसको ऑक्टा के नाम से जानते हैं। एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछा जाए फास्फोरस का सूत्र लिखिए तो आप P4 लिखिएगा, सल्फर गंधक का सूत्र लिखिए तो आप S8 लिखिएगा। अगर ऐसे लिखेंगे तो एग्जामिनर कहेगा कि लड़का बहुत पढ़ा लिखा है, या जो उसको टीचर पढ़ा रहे हैं वो बहुत अच्छे से पढ़ा रहे हैं, उसके दिमाग में बहुत अच्छे से आ रहा है। उसके बाद मीथेन का फॉर्मूला तो आप जानते ही हैं, तो CH4 हो गया, ये मीथेन हो गया। और जानते हैं CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड। उसके बाद आदि लगा दो। आपसे तो कहते हैं आदि मर्चा धनिया पक गया कि जब भी बहुत सारी की बात हो तो नीचे आदि लगा दिया करिए, तो इससे याद रहेगा कि और भी जितनी चीजें होंगी वो इसमें आएंगी। ओके, चलिए सर ध्रुवी ठोस में क्या क्या होगा वो बता दीजिए। तो बिल्कुल बेटा ध्रुवी ठोस भी जान लीजिए। अगर ध्रुवी ठोस की बात करें तो इसका उदाहरण है सबसे पहला सल्फर डाइऑक्साइड। क्या फॉर्मूला? SO2। उसके बाद हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, क्या फॉर्मूला? HCl। उसके बाद CHCl3। क्या कोई मुझे इसका फॉर्मूला बता सकता है? बताओ इसका फॉर्मूला क्या है? CHCl3, जिसको कार्बन ट्राइक्लोरोमीथेन के नाम से भी जानते हैं। नहीं पता? इसका साधारण नाम है क्लोरोफॉर्म। ये वही है जो रुमाल में लपेटकर नाक में सुंघा देते और आदमी बेहोश हो जाता है। ये वही क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला है। इसको कृत्रिम क्लोरोफॉर्म भी कह लीजिए। ठीक है, चलिए हाइड्रोजन बंध की बात करें तो इसका उदाहरण बेटा, इसके उदाहरण में ले लेते हैं HF NH3, जैसा कि कल बताए थे H2O वाला, किसमें वाटर भी आता है। इसका कोई फॉर्मूला जानता है क्या? किसका फॉर्मूला है? CH3COOH,
अरे नहीं, विनेगर, एसिटिक अम्ल, ठीक है। और उसके बाद क्या लगा दो, आदि लगा दो। हम बोर्ड से 1 मिनट के लिए हट रहे हैं, तुरंत आप स्क्रीनशॉट खींच लीजिए, बाद में लिख लीजिएगा आराम से रजाई के अंदर बैठकर, क्योंकि बाहर बारिश बहुत ज्यादा हो रही है। या तो पकौड़े के साथ आप बिल्कुल लिख सकते हैं, चाय पकौड़े के साथ इसको लिखिए, या तो स्क्रीनशॉट खींच लीजिए, या तो इसको जल्दी से कॉपी करिए। अगर कोई डाउट्स है तो बताइए, ठीक है। उम्मीद करते हैं इतनी चीजें क्लियर हो रही होंगी। गलनांक की बात करें तो इनका गलनांक निम्न होता है, इसका भी गलनांक निम्न होता है, इसका भी गलनांक निम्न होता है। इसमें कौन सा बल होता है, इसमें लंदन बल होता है, इसमें द्विध्रुव आबंध होते हैं, इसमें हाइड्रोजन बंध होता है। अगर आपके पास हाइलाइटर होगा तो बस उसको हाईलाइट कर दीजिएगा। इनका जो आघूर्ण होता है वो 0 के इक्वल होता है, इसको नॉट इक्वल टू 0 पढ़ते हैं, और इसमें मुख्यतः ये पाए जाते हैं। और ये एग्जाम्पल हैं जो अक्सर एग्जाम में आए हुए हैं। सर आपने I2 पर रोल क्यों कर दिया, बाकी किसी पे तो किया नहीं, ये सवाल मन में आया? नहीं आया, कोई बात नहीं, नहीं आया तो लाना है, क्योंकि ये एग्जाम में आना है। क्यों? क्योंकि देखिए क्यों हमने वहां पे किया, उसका रीजन है, क्योंकि नीचे स्पेस नहीं तो ऊपर का एक माला हमको मिटाना पड़ेगा, ठीक है। जल्दी से इसको कॉपी करते रहिए। डस्ट बहुत है बेटा, क्या किया जाए। उम्मीद करते हैं नेक्स्ट टाइम से थोड़ा सा बोर्ड को और ज़्यादा हाईलाइटली रखा जाएगा। एक नोट लिखिए, ये 2015 का है, जो 2015 में आया था। I2 आप जान ही रहे, आयोडीन देखा है, सुना होगा। आयोडीन की कमी से घेंगा रोग होता है, नमक में आयोडीन पाया जाता है। तो कैसा होता है, ठोस होता है, द्रव होता है, गैस होता है? बताओ तो बेटा कैसा होता है, अंजलि बताओ बेटा। तो I2 कमरे के ताप पर ठोस, ये बात तो सही है, इसलिए हम अंडरलाइन कर दे रहे हैं कि कमरे के ताप पर ठोस होता है, ठोस होता है, परंतु अन्य ताप पर यह द्रव आई मीन लिक्विड एवं गैस में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, देखिए इसको समझिए। अगर हम बात करें आयोडीन की, तो आयोडीन वाला जो है एग्जाम में आया हुआ है। उम्मीद करते हैं ये चीजें क्लियर हो गई होंगी, तो इसको हम यहां से हटा लेते हैं बच्चा। क्या है, आयोडीन कमरे के ताप पर तो ठोस होता है, परंतु अन्य ताप पर गर्म हो, मतलब जैसे ही उसको गर्म करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, द्रव या गैस। सर ये समझ में आया, उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए। तो सोचिए आपके हाथ में कढ़ाई है या तो कुछ और ले लो, तो जैसे जैसे आप क्या करोगे, उसको गर्म करना चालू करोगे, तो पाओगे बहुत सारा नमक जो है उड़ जाता है। तो नमक में तो आयोडीन होता ही है, तो उड़ने का कारण यह है कि वो किस में परिवर्तित हो गया, वह गैस में परिवर्तित हो गया। और जैसा कि आज का मौसम देख ही रहे हो, आज हल्की फुल्की बारिश हो रही थी, तो नमक को क्या करो, खुले रख दो। तो खुले रखोगे तो देखोगे वो पसीज जाता है। पसीजने का मतलब कि वो जो है वो द्रव अवस्था में आ गया। इसीलिए कहा गया कि हमेशा मम्मी कहती है ना कि बेटा नमक को डब्बे के अंदर रखो, क्योंकि हवा लग जाएगा, तो हवा लगने की वजह से वो क्या होगा, पिघल जाएगा। और पिघलने का कारण यही है कि वो अन्य ताप पर क्या होगा, द्रव अवस्था में आ जाता है, और गर्म करते हैं तो गैस अवस्था में चला जाता है। बताइए, 3 चीज क्लियर हो गए। तो हम प्रकार नंबर 4 पे आते हैं।
क्या है भाई? ससंयोजी ठोस। ससंयोजी ठोस, ये हमारे सबसे पहले का चौथा है। जैसे कल की क्लास में जब ठोसों के प्रकार पढ़े थे तो ठोसों के प्रकार को दो भागों में बांटे थे। पहले भाग का ये चौथा और अंतिम पॉइंट है। इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे ज्यामिति के आधार पर। तो सबसे पहले चौथा समझ लीजिए, उसके बाद हम आएंगे ज्यामिति। जैसा कि नाम में है ससंयोजी ठोस, इंग्लिश में बात करें तो कोवैलेंट। ससंयोजी मतलब कोवैलेंट, और कोवैलेंट सॉलिड की बात हो रही। तो लिखिए बेटा, इनमें अवयवी कण, अधातुएं। अरे सर आप ये क्या लिखवा रहे हैं? अभी तक तो ठोस धातु थे, यही तो राज की बात है कि अभी तक धातु ठोस में आए थे, लेकिन ससंयोजी ठोस में अधातुएं आती हैं। हाईलाइट करो इसको, ठीक है, कि इसमें क्या हो गई? अधातुएं आ गई, कि अधातुएं होती हैं जो ससंयोजी बंध बनाकर त्रिविमीय मतलब संरचना की बात हो रही, त्रिविमीय नेटवर्क का निर्माण करती है। आपको 11th वाली टॉपिक याद होगी कि क्लास 11th में जब त्रिविमी की बात हुई थी तो ग्रेफाइट और डायमंड के जो स्ट्रक्चर थे वो बिल्कुल इसी के बेस पे थे, है ना। तो इसीलिए बोला गया कि त्रिविमीय नेटवर्क का निर्माण करती है। ये ठोस विद्युत के कुचालक होते हैं, ये ठोस विद्युत के कुचालक होते हैं। इस बात को एकदम दिमाग बैठा लीजिए। अभी तक हमने पाया कि ज्यादातर जो ठोस है वो विद्युत के सुचालक होते हैं, लेकिन याद रखना है कि ये विद्युत के क्या हैं? कुचालक होता है। अब आपके दिमाग में आएगा कि क्या सर होता है कि कोई ऐसा होगा जो सुचालक है? तो बिल्कुल है, और ऐसी चीजों को कहते हैं क्या? अपवाद। तो चलिए एक अपवाद लिख लेते हैं, याद रखना है, क्योंकि मेरे बच्चे अपवाद ज्यादा हैं और अपवाद ही वाली चीजें बहुत पढ़ते हैं, ठीक है। तो क्या अपवाद है? ग्रेफाइट, नाम तो सुना ही होगा। जब भी अधातु की बात आती है तो यही एक ऐसा अधातु है जो क्या है? ठोस है। क्या है? विद्युत का सुचालक है। ओके, तो क्या हो गया भाई कि ग्रेफाइट परितीय संरचना के कारण विद्युत का सुचालक होता है। देखिए ये एक पोर्शन आपके ठोसों के प्रकार का हो गया कंप्लीट। अब हम दूसरे पोर्शन पे चलते हैं। जो दूसरा पोर्शन था हमारा क्या? ज्यामितीय के आधार पर, ठीक है। एक पोर्शन हमारा हो गया कंप्लीट। अब हम लोग दूसरे पोर्शन पे चलते हैं। आपको याद आ रही रेखा चित्र करके बनाए थे ठोसों के प्रकार के, जिसको बताए थे फंडा। हमारी टंग में जो भी चीजें अच्छी होती है हम उसको फंडा कहते हैं। तो उस केस में आप पाया थे कि ज्यामिति के आधार पर इसे दो भागों में बांटा गया था, ठीक है। मतलब
इसके दो प्रकार हैं। भाई कौन कौन सा दो प्रकार है? एक प्रकार था हमारा क्रिस्टलीय ठोस, है ना, क्रिस्टलीय ठोस। तो एक क्रिस्टलीय हो गया, क्रिस्टलाइन सॉलिड। एक अक्रिस्टलीय हो जाएगा, नहीं मतलब नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो बेटा जल्दी से कॉपी करिए इसको। आप क्या करिए, साथ साथ कॉपी करते रहेंगे तो चीजें दिमाग में बैठती चली जाएंगी और आप बहुत अच्छा कर पाएंगे। ठीक है, ज्यामितीय संरचना के आधार पर इसको दो भागों में बांट दिया गया, एक क्रिस्टलीय ठोस और एक क्या, अक्रिस्टलीय ठोस। अब सवाल ये होता है सर इसको हम लोग समझेंगे कैसे? तो समझने के लिए क्या करते हैं, एक छोटा सा फंडा अपनाते हैं। उम्मीद करते ही आप लिख चुके होंगे, नोट लिखवाया था कि आयोडीन जो है वो कमरे के ताप पर तो ठोस होता है, परंतु अन्य ताप जैसे गर्म करते हैं या मौसम देख ही रहे हैं, इस समय रखेंगे तो पसीज जाएगा, उस ताप पर या तो द्रव में बदल जाता है और या तो गैस में बदल जाता है। ये बातें हो गई आपकी क्लियर। उसके बाद हमने पाया सहसंयोजी ठोस। इनमें अवयवी कण अधातुएं होती हैं जो सहसंयोजी बंध बनाकर त्रिविमीय नेटवर्क का निर्माण करती हैं और ये ठोस के विद्युत के कुचालक होती हैं। लेकिन इसका एक अपवाद है, जैसे कि आप बचपन से पढ़ते हैं कि सभी धातुएं विद्युत की सुचालक होती हैं और अधातुएं विद्युत की कुचालक होती हैं, लेकिन ग्रेफाइट जो है वो विद्युत का क्या होता है, सुचालक। बना किससे? अधातु से। तो यही कारण है इसका। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस। बेटा ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप भी क्या करिए ऊपर यहां पे मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख दीजिएगा। ये एग्जाम में कई बार पूछ चुका है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर हम बात करें क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस की, तो इसको समझने के लिए एक छोटा सा फंडा ले रहे हैं, जैसे बार बार आपसे कहते हैं अंतर। क्या? क्रिस्टलीय ठोस एवं अक्रिस्टलीय ठोस में अंतर। कॉलम बना लीजिए, दो कॉलम बनाइए, क्रिस्टलीय का और एक अक्रिस्टलीय का। हम इसको यहां से हटा लेते हैं क्योंकि स्पेस मिल जाएगा मुझे। बेटा एकदम स्लोली स्लोली चल रहे इसलिए क्योंकि हमारे एक दो बच्चे बोले थे सर हमें बिल्कुल केमिस्ट्री नहीं आती, तो बेटा केमिस्ट्री हम एकदम बेस से लेके चल रहे हैं। यही कारण है कि जब स्टेप बाय स्टेप हम लोग धीरे धीरे पढ़ेंगे तो हमें केमिस्ट्री बहुत अच्छे से आएगी और हम गारंटी बता रहे हैं कि आपको हम केमिस्ट्री सिखा के छोड़ेंगे। ठीक है, और शुभम क्लासेस से आपके 90% एग्जाम आपके मार्क्स आएंगे, बिल्कुल मत घबराइए। आइए अंतर लिखा जाए, दो कॉलम बना लीजिए, एक क्रिस्टलीय ठोस ओके और एक अक्रिस्टलीय ठोस। बेटा अगर आप अपना कॉपी मेंटेन करते रहेंगे तो डेफिनेटली ये चीजें बहुत अच्छे से दिमाग में बैठेंगी। और हम आपको बार बार एक बात कह रहे हैं कि सिर्फ वीडियो वॉच आउट करने से आप कभी भी नहीं पास हो सकते। इसलिए बेटा क्लास नोट्स तो बनाना ही चाहिए, हमने भी बनाया था अपने टाइम में, इसलिए आज हम पढ़ा रहे हैं और उम्मीद करें अगर आप भी पढ़ाओगे तो क्लास नोट्स रहेगा तभी। ठीक है, तो ये बात ध्यान से पढ़िए। देखिए नंबर 1, क्रम संख्या, पहला पॉइंट क्या है, इनकी, हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, ज्यामिति। तो यहां भी सेम लाइन, इनकी ज्यामितीय
संरचना किसकी? क्रिस्टलीय ठोस की क्या होती है? निश्चित। देखिए आपसे बोले बेटा कि हाइलाइटर रखिए, हाइलाइटर रखेंगे तो नीचे अंडरलाइन कर दीजिए या उसको रख दीजिए। तो क्या होती है? निश्चित होती है। अब जाहिर सी बात, एक निश्चित हो गया तो अंतर क्या होता है? दूसरा, इनकी ज्यामितीय संरचना निश्चित है, तो यहां क्या हो गया? अनिश्चित। अनिश्चित होती है। ये 2017 का क्वेश्चन है। अगर आप पेपर आपके पास होगा तो पेपर में देखिएगा ये आया हुआ था अंतर। आप वहीं से अंतर कॉपी कर सकते हैं कि इनकी ज्यामितीय संरचना निश्चित होती है, इनकी ज्यामितीय संरचना अनिश्चित होती है। दूसरा पॉइंट है इनका एमपीबीपी। देखिए कल वाला पॉइंट आ गया, मध्य प्रदेश भोपाल प्रदेश ऐसा कुछ नहीं है। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, गलनांक क्वथनांक, इनका गलनांक क्वथनांक, ओके, इनका गलनांक क्वथनांक क्या होता है? उच्च होता है। अब जाहिर सी बात है इसका उच्च हो गया तो उसका क्या हो जाएगा? निम्न हो जाएगा। इनका एमपीबीपी मतलब मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट गलनांक, बॉइलिंग पॉइंट क्वथनांक निम्न होता है, निम्न होता है। थोड़ा सा लाइन इधर हो गया, बिल्कुल मत घबराइए। तीसरा, इनमें अवयवी कण, अवयवी कण की, इनमें अवयवी कण की, इनमें अवयवी कण की निश्चित अवस्था होती है। पूछा जाता है अवस्था कैसी होती है, तो निश्चित होती है। तो उल्टा क्या होता क्या कि इनमें अनिश्चित होती है, अनिश्चित अवस्था होती है। देखिए साफ साफ समझ में आना चाहिए, ठीक है। चौथा, इनमें विषम दैशिकता, विषम दैशिकता पाई जाती है। क्या कोई मुझे बता सकता है कि विषम दैशिकता का मतलब और इसका उल्टा क्या होता है? तो इनमें सम दैशिकता, दैशिकता पाई जाती है। सवाल ये हुआ कि उनमें क्या होती है? उनमें विषम दैशिकता होती है, इनमें क्या होती है? इनमें सम दैशिकता होती है, ठीक है। तो सम दैशिकता उधर और विषम दैशिकता इधर, दोनों के नीचे अंडरलाइन कर लीजिए और मुझे बताइए कि इसका अंतर मतलब इसका मतलब क्या होता है, क्योंकि आपके दिमाग में आएगा कि सर इसका कोई ना कोई मतलब तो होना चाहिए। बिल्कुल होता है, एग्जामिनर हमेशा मतलब वाला ही क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो देखिए पांचवा पॉइंट लास्ट पॉइंट है, पांचवें पॉइंट के लिए नीचे स्पेस नहीं है, तो हम क्या करते हैं, जो पांचवा पॉइंट है इसको हम ले आते ऊपर, ठीक है। इसको हटा लेते हैं यहां से, अब पांचवें पॉइंट के लिए ले आते हैं उसको ऊपर।
हो जाएगा, इसमें टेंशन नहीं लीजिएगा। लिखिए 5वां पॉइंट, इनका शीतलन वक्र, इनका शीतलन वक्र असतत होता है, असतत होता है। अगर हम उसके 5वें की बात करें तो इसका क्या कहता है 5वां, इनका शीतलन वक्र, जाहिर सी बात है यहां असतत हो गया तो यहां सतत होता है। सर इसका मतलब नहीं समझ में आया, असतत और सतत का क्या होता है, इसको फिगर से बताइए। तो बिल्कुल बेटा, अगर हम फिगर की बात करें तो असतत और सतत वक्र को आप देखिए बोर्ड पे कैसे बनाते हैं कि अगर हम असतत वक्र की बात करेंगे तो आपको पता है 2 एक्सिस होती है, एक एक्स अक्ष होता है, एक वाई अक्ष होता है। उसमें ऐसे आना है, ये लाइन आनी है और ये लाइन आनी है, ये हमारा कहलाता है असतत वक्र। ठीक है, एग्जामिनर पूछेगा तो याद रखिएगा सतत वक्र और असतत वक्र। और अगर हम इधर बात करेंगे सतत वक्र की तो ऐसे आइए और ऐसे, याद करिए 11th में हम पढ़े हुए थे, 11th में आप लोग को ये बताया गया होगा। ठीक है, कि अगर हम बात करेंगे क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस की तो इनकी ज्यामितीय संरचना निश्चित होती है। क्या होती है भाई, निश्चित होती है। इनकी ज्यामितीय संरचना अनिश्चित होती है, ये हम याद कर लिए। अगर हम बात किए इनका एमपीबीपी तो उच्च होता है, इनका एमपीबीपी निम्न होता है। इनके अवयवी कण की अवस्था निश्चित होती है, इनमें अवयवी कण की अवस्था अनिश्चित होती है। इनमें विषम दैशिकता पाई जाती है, इनमें समदैशिकता पाई जाती है। इनका शीतलन वक्र असतत होता है जैसे कि ये, और इनका शीतलन वक्र सतत होता है जैसे कि ये। लेकिन सर एक सवाल मन में रह गया, क्या रह गया कि सर ये विषम दैशिकता और समदैशिकता क्या है। तो विषम दैशिकता समदैशिकता हम अपने नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। ठीक है, मतलब हमारी लेक्चर 3 में, इसको आप कॉपी करिए। और नेक्स्ट के लिए एक छोटा सा, हम इसको यहां से इरेज कर रहे हैं, मतलब जो नेक्स्ट क्लास लेंगे कल की क्लास, उसके लिए आप क्या करिए, एक छोटा सा हेडिंग डाल दीजिए, क्योंकि आपके दिमाग में रहेगा कि सर नेक्स्ट क्या पढ़ाएंगे। तो नेक्स्ट क्लास में आप याद रखिएगा क्या, विषम दैशिकता एवं समदैशिकता में अंतर, ये हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, बाय बाय। आपको हमारा YouTube चैनल कैसा लगा? मेरा नाम सुनील चौधरी, जैसा कि हम बार बार आपको बता चुके हैं, हम संकट ट्यूटोरियल्स में पिछले 10 सालों से पढ़ा रहे हैं। आप बेटा कंटिन्यू शुभम क्लासेस में स्टडी करते रहिए। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। और अनअकैडमी ने इसको मतलब क्या किया, फर्स्ट क्लासेस स्टार्ट की है, तो बेटा आप क्या करिए, अच्छे से मन लगा के पढ़िए। और गारंटी के साथ कह रहे हैं कि आपको पास होने से और 90+ लाने से कोई नहीं रोक सकता। ओके, आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, बाय बाय।